बेहद ही खूबसूरत लिप्स के साथ है खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसे कि एक बार अपने गार्डन में अगर आप लगा लें तो वो प्लांट्स आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहाज गार्डन एंड ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम जानेंगे इस प्लांट्स के बारे में, जिसे कि देख रहे होंगे आप कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये देखने में फ्लावरिंग देने के पहले ही बहुत ही खूबसूरत लगता है और जिसके कि कई नाम हैं और जिसे ग्रो करना बहुत ही आसान है। तो आज हम इसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं आप कि इसकी पत्तियां कितनी खूबसूरत है। तो इसके फ्लावर्स खूबसूरत तो होते ही हैं, लेकिन इसके जो लिप्स हैं वो भी कम खूबसूरत नहीं होते हैं। तो इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे सिलोसिया कहा जाता है, कॉस्कॉम के नाम से भी जाना जाता है और इसको मुर्गा फ्लावर भी कहा जाता है, मुर्गा कलगी भी कहा जाता है। इसके फ्लावर मोर या मुर्गे की शिखा के जैसा दिखता है, इसलिए इसे मुर्गे का फूल भी कहते हैं या लाल मुर्गा भी कहा जाता है। हमारे यहाँ इसे जटाधारी कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। तो इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसको किस तरह से लगाया जाता है, इसकी केयर कैसे की जाती है, इसकी मिट्टी किस तरह से बनाएं। ये प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट्स है और इजी टू केयर प्लांट्स है। इसे सीड से ग्रो किया जाता है और इसके सीड इसके फ्लावर्स में ही होते हैं। जब इसके फ्लावर्स पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उसी में छोटे छोटे काले काले बीज होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा साग वगैरह, लाल साग, गन्हारी साग, तो उसमें जो बीज होते हैं छोटे छोटे बीज होते हैं काले काले, तो उसी के जैसा इसका बीज होता है, बिल्कुल छोटा छोटा। और ये प्लांट्स गली वगैरह में भी देखने को मिल जाते हैं। तो उसके फ्लावर्स अगर आप एक बार ले आते हैं अपने गार्डन में और एक बार उसके सीड से अगर सीज़न उसका ग्रो करने का नहीं है तो उसमें भी अगर आप डाल देते हैं तो फिर वो सीज़न आने पर खुद ही ग्रो हो जाता है। और इस प्लांट की बहुत बड़ी विशेषता ये है कि अगर इस प्लांट को एक बार भी आप अपने गार्डन में ले आते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर इसको आपको खुद से ग्रो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। क्योंकि इसके जो सीड्स होते हैं वो खुद इधर उधर गिर जाते हैं पॉट वगैरह में, तो खुद से वो ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि ये प्लांट आप देख रहे होंगे कि ये मेरे गार्डन में खुद से ग्रो हुआ है, मैं इसे ग्रो भी नहीं की हूँ। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कहाँ है, और ये अडेनियम वाले पॉट में है। तो मैं सोची थी कि इसकी रिपोर्टिंग कर दूँगी, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग की नहीं और ये प्लांट बड़ा हो गया। तो फिर जब बड़ा हो गया तो फिर मैं सोची कि रिपोर्टिंग करूँगी तो हो सकता है ख़राब हो जाएगा, तो फिर मैं इसी में छोड़ दी। देखिए इस तरह से, ये देखिए अडेनियम का प्लांट है, उसी पॉट में ये लगा हुआ है। कोई केयर कोई मेंटेनेंस इसमें मैं नहीं की हूँ। जो शुरू में इसमें जो मैंने फर्टिलाइज़र डाले थे अडेनियम्स में रिपोर्टिंग के समय, बस वही फर्टिलाइज़र भी डाला हुआ, बार बार इसमें मैं फर्टिलाइज़र भी नहीं डालती हूँ। तो उसी से इसकी इतनी ग्रोथ हो गई है। देखिए कितना मैच्योर प्लांट हो गया है, कितना बड़ा और कितना मैच्योर प्लांट हो गया है। तो इसकी प्लांट बड़े होते हैं तो और भी बड़ा होता है और उसके बाद इसमें फ्लावरिंग होती है। तो जितना मैच्योर प्लांट होगा उतनी ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी होगी। और इसके कई वेराइटी होते हैं, सभी के फ्लावर्स थोड़े अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगे। यहीं पे जो मेरे पास दो प्लांट है तो इसमें देख रहे होंगे कि इसके लिप्स थोड़े से अलग है और दूसरा वाला जो प्लांट है उसके लिप्स के कलर थोड़े अलग हैं। किसी में बहुत ही छोटे छोटे फ्लावर्स खिलते हैं तो किसी में बड़े बड़े, जैसे मुर्गे की जो कलगी होती है उस तरह से बड़े बड़े फ्लावर्स खिलते हैं। तो मेरे पास जो प्लांट है वो देसी है और अब तो इसके ड्वार्फ वैरायटी भी आ गए हैं, तो नर्सरी से जाकर आप ले सकते हैं। और कलर की बात करें तो इसके कलर कई तरह के होते हैं, देसी में भी और ड्वार्फ वैरायटी में भी, जो कि नर्सरी में आपको मिलेंगे। और एक प्लांट इधर ग्रो बैग में देख रहे होंगे, तो इसके सीड्स को आप जुलाई मंथ में ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप नहीं ग्रो करते हैं तो जैसे कि बारिश वगैरह का सीज़न आता है तो इसके सीड्स कहीं गिरे रहते हैं, तो फिर बारिश में खुद ब खुद जर्मिनेट हो जाते हैं। तो आप इसको कहीं से भी, गली मोहल्ले से भी ला सकते हैं। मैंने तो बहुत जगह देखे हैं इसके प्लांट्स, तो गली मोहल्ले से भी इसको उखाड़ कर ला सकते हैं। और अगर आप इसको नर्सरी से ख़रीद कर लाते हैं तो कॉस्टली मिलेगा, 30-35 रुपये में इसके छोटे प्लांट मिल जाएंगे, इतना बड़ा भी नहीं मिलेगा। ये तो काफ़ी मैच्योर हो चुका है, हेल्दी हो चुका है।
तो अगर अभी आप लाना चाहते हैं इस प्लांट को तो नर्सरी से ला सकते हैं। नर्सरी में तैयार प्लांट मिल जाएंगे, चाहे आसपास आप कहीं भी देख सकते हैं, गली मोहल्ले में भी मिल जाते हैं। और इसे अगर आप खुद से ग्रो करना चाहते हैं तो जो आपके गार्डन की जो मिट्टी है तो उसी में आप ग्रो कर दें। नॉर्मल गार्डन सॉइल में ग्रो करें। ग्रो करने में कोई भी खाद वगैरह आप नहीं डालें। अगर खाद वगैरह डालेंगे तो जो सीड्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इसे जुलाई अगस्त में ही ग्रो कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपके पास सीड्स अभी भी है तो अभी भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी लेट हो जाएगा, लेकिन अभी भी ग्रो कर सकते हैं। तो जब आप सीड से ग्रो करेंगे तो उसके बाद इसके सीडलिंग्स को कम से कम 3 से 4 इंच का जब हो जाए तो फिर इसकी रिपोर्टिंग कर दें। और रिपोर्टिंग करने के लिए इसकी मिट्टी आपको कैसी बनानी चाहिए तो उसके बारे में भी मैं बात करती हूँ। तो इसके लिए आपके यहाँ जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है आप उसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो सैंडी सॉइल है तो ठीक है। लेकिन एक होती है चिकनी मिट्टी जो कि बिल्कुल चिकनी होती है, तो चिकनी मिट्टी में नहीं लगाएं। चिकनी मिट्टी अगर आप ले रहे हैं तो उसमें फिर आप 10 to 15% उसमें सैंड की मात्रा मिला लें। और जब इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हो तो उसी समय इसके सॉइल में कंपोस्ट वगैरह मिला लें। जैसे कि कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं और गोबर की खाद भी ले सकते हैं। तो गोबर की खाद आप 10% ले लें। अगर वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं या किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं। किचन वेस्ट कंपोस्ट भी बहुत ही अच्छा खाद होता है। तो ये सब आप 15% की मात्रा में ले लें या 20% की मात्रा में मिला लें। और अगर आपके पास राइस हस्क है तो वो भी थोड़ी बहुत मात्रा में आप मिला सकते हैं। और अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप थोड़ी सी उसको डाल सकते हैं, एक मुट्ठी के आसपास एक पॉट में। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी डालने से ये होता है कि वो मॉइस्चर को मेंटेन कर कर रखता है। और जब इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हों तो इस प्लांट को डायरेक्ट धूप में नहीं रखें। कोई भी प्लांट को जब हम लगाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं तो तुरंत धूप में नहीं रखना चाहिए। कम से कम 1 सप्ताह तक उसे शेडी प्लेस में रखना चाहिए। जब आपको लगे कि ये प्लांट जो है पूरी तरह से ठीक हो गया है, लगाने के बाद इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तब फिर उसे धूप में रखें। और पहले स्टार्टिंग में उसे हल्की हल्की धूप में रखें। ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे कि कम धूप आती हो, पूरी दोपहर वाली धूप नहीं लगे, थोड़ी धूप लगे पहले। तो स्टार्टिंग में इस तरह से हमें रखना चाहिए। पॉट की बात करें तो आप इसे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। जैसे कि छोटे का मतलब है 6 इंच तक के पॉट में भी लगा सकते हैं। लेकिन चूँकि इसका पौधा जो है काफ़ी हाइट में जाता है, कम से कम कमर भर की हाइट में जाती है। तो अगर आपके पास बड़े पॉट हैं, 7 इंच या 8 इंच के पॉट हैं, तो आप उसमें लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। जितना उसको ज़्यादा फैलने का जगह मिलेगा उस प्लांट के रूट को, उतना ही वो प्लांट ग्रोथ करेगा। और जितनी ही उसकी ग्रोथ होगी उतनी ही अच्छी उसमें फ्लावरिंग होगी, उसका फ्लावर्स भी बड़ा बड़ा होगा। और धूप और पानी की बात करें तो इसको कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप वाली जगह पे रखें, क्योंकि कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स को कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप चाहिए, तभी उसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। और पानी की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स को तो पानी चाहिए, उसके सॉइल को सूखने नहीं दें, मॉइस्चर मेंटेन रखें। तो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट्स है। तो इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। और अगर आप अपने गार्डन में एक बार ले आएंगे तो फिर आपका ये पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।